सो हाय एवरीवन, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वन शॉट रिवीजन सीरीज फॉर सीए इंटर जीएसटी। ये हमारा फोर्थ पार्ट है जिसमें हम वैल्यू ऑफ सप्लाई के बारे में बात करेंगे। इसके पहले के भी जितने भी वीडियोस रहेंगे उसकी प्लेलिस्ट ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब हम सीधा एक रिवीजन स्टार्ट कर देते हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई का सबसे पहले रेलेवेंस बात कर लेते हैं कि रेलेवेंस कहाँ पे होता है और क्या होता है। पहले तो ये आपका प्रैक्टिकल टॉपिक रहेगा। प्रैक्टिकल मतलब इसमें आपको सम सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन में आपको सप्लाई की वैल्यू दी हो रही, कुछ और एडिशन एक्स्ट्रा चीज़ें दी रहेंगी। आपको एक फाइनल वैल्यू निकालनी है कि जीएसटी के हिसाब से जीएसटी किस वैल्यू पे लगाना है, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर बताता है और उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो रेलेवेंस ये है कि जो हम सप्लाई बोल रहे हैं कि जीएसटी लगाना है, तो किस वैल्यू, हम वैल्यू क्या रखेंगे उसकी, उस सप्लाई की वैल्यू क्या रखेंगे, तो उसकी बात की जाएगी। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसमें, इस चैप्टर में सेक्शन 15 रहेगा। तो पास एग्जाम की एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। पास एग्जाम में सिर्फ नवंबर 22 में नहीं आया था, बट इस टॉपिक का रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है। जनरली इस टॉपिक को एग्जामिशन टॉपिक से कंबाइन किया जाता है। एग्जामिशन कि आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें 15-20 आइटम रहेगी। बेसिक आइटम आपको लेनी रहेगी जो टैक्सेबल है, और जो आइटम एग्जामिशन लिस्ट में रहेगी उसको आपको एक्सक्लूड कराना है, उसकी वैल्यू नील लेनी है और नीचे नोट में डाल देना है कि ये वाला आइटम है, ये मेरा एग्जामिशन लिस्ट में कवर्ड है, तो इसको हम टैक्सेबिलिटी नहीं करवा रहे हैं। प्रैक्टिकल सम आप कभी भी टैक्सेशन के सॉल्व करेंगे, चाहे इनकम टैक्स की बात करेंगे या चाहे जीएसटी की बात करेंगे। इन केसेस में कुछ भी आप वहाँ पे एक्स्ट्रा करते हैं तो उसका नोट नीचे आपको मैंडेटरीली देना पड़ेगा, अदरवाइज आपके 2 से 3 मार्क्स कटने के चांसेस रहते हैं उस रीज़न के कारण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट रहेगा कि वैल्यू डिटरमाइन कैसे होती है। वैल्यू डिटरमाइन होते हैं एज पर सेक्शन 15। सेक्शन 15 के हिसाब से वैल्यू डिटरमाइन होती है। इसके 3 सबसेक्शन अपने को पढ़ने रहेंगे। 15(1) ये बोलता है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू ही आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई कही जाएगी। वैल्यू ऑफ सप्लाई वीओएस इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन वैल्यू, मतलब जिस प्राइस पे, जिस कंसिडरेशन पे आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है। एंड कंसिडरेशन पहले भी अपन पढ़ चुके हैं डेफिनेशन। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? कंसिडरेशन मींस मनी, काइंड, या उसके अगेंस्ट एनी सर्विस भी अगर आप ले रहे हो तो उसकी मॉनेटरी वैल्यू। ये अपन कंसिडरेशन के डेफिनेशन में पढ़े थे। तो कंसिडरेशन का डेफिनेशन एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, इसके पहले के रिवीजन वीडियोस में भी अपन ने ये चीज़ पढ़ा है। तो कंसिडरेशन का मतलब होता है एनी पेमेंट मेड और एग्रीड टू बी मेड। या तो आपने पेमेंट किया है, या तो आपने अग्री किया है कि आप करोगे, या तो मनी में, या तो अदरवाइज मतलब काइंड में। और मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट, मतलब ये सर्विस की बात कर रहा है। आप पैसा नहीं मांग रहे हो, आप कुछ गुड्स भी नहीं मांग रहे हो, लेकिन आप ये बोल रहे हो कि मैं तेरे को अगर ये दे रहा हूं तो तू उसके बदले मुझे वो करके दे दे। ठीक है, एनी एक्टिविटी, या तो वो कुछ सहन कर रहा है, तो या यहाँ पे मनी भी हो गया, यहाँ पे काइंड भी हो गया, प्लस सर्विस की मॉनेटरी वैल्यू भी हो गई। अगर वो कंडीशन ऑफ सेल हुआ तो वो कंसिडरेशन का पार्ट माना जाएगा। ये अपन पहले भी रिवाइज कर चुके, जस्ट एक रिकॉल कर रहे हैं। तो चलिए वापस आते हैं 15(1) पे। 15(1) में ये लिखा हुआ है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू ट्रांजेक्शन वैल्यू। ट्रांजेक्शन वैल्यू जितने भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे होगे वो वाली वैल्यू। बट इसकी कंडीशन क्या है? 2 कंडीशन दी हुई है। कंडीशन फर्स्ट ये रहेगी कि जो नॉट रिलेटेड होने चाहिए। नॉट रिलेटेड कौन कौन? सप्लायर और रेसिपिएंट, ये आपस में रिलेटेड नहीं होने चाहिए। सप्लायर और रिसिपिएंट का कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। प्राइस जो आप पे कर रहे हो वो आपका सोल कंसिडरेशन रहेगा। देयरफॉर ट्रांजैक्शन वैल्यू को वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अब सर ये रिलेटेड नॉट रिलेटेड क्या होता है? रिलेटिव की डेफिनेशन एक बार रेफर कर लेते हैं कि रिलेटिव कौन कौन है। बहुत इजी डेफिनेशन है, ज़्यादा कुछ इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं, बस समझ लीजिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्या लिखा हुआ? रिलेटेड पर्सन मीन्स, ठीक है, सच पर्सन और ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स ऑफ वन अनदर बिजनेस। ठीक है, एक व्यक्ति दूसरे में रिलेटेड है और दूसरी कंपनी वाला व्यक्ति अपने में रिलेटेड है, वो हो जाएगा। अब इसके अलावा लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर्स इन बिजनेस। आप दो लोग, दो व्यक्ति एक दूसरे के लीगली, ठीक है, आप किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स हो, दोनों एक दूसरे के पार्टनर्स कहलाओगे, तो ये रिलेटेड पर्सन में आ जाएगा। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेटेड पर्सन में आ जाता है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, अ पर्सन एंड पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओन्स और कंट्रोल्स और होल्ड्स। डायरेक्टली मतलब खुद, या इनडायरेक्टली मतलब वो, उसकी फैमिली, सब मिला के अगर 25% ज़्यादा का अगर आउटस्टैंडिंग वोटिंग स्टॉक, मतलब इक्विटी शेयर की बात कर रहे हैं, ये किसी कंपनी में इक्विटी शेयर की बात कर रहे हैं, अगर 25% ज़्यादा का होल्ड करते हैं तो वो पर्सन और वो कंपनी रिलेटेड हो जाएंगे। इसके अलावा वन ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्स अदर। एक व्यक्ति दूसरे को कंट्रोल कर रहा है, या तो 2 व्यक्ति है, ठीक है, ए और बी, इन दोनों को सी करके एक थर्ड पर्सन है, ये दोनों को कंट्रोल करता है, तो ये आपस में रिलेटिव कहलाएंगे। या उल्टा, ए और बी दोनों मिल के क्या करते हैं? सी को कंट्रोल करते हैं, तो भी ए और बी आपस में रिलेटिव कहला जाएंगे। ठीक, टुगेदर दे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल अ थर्ड पर्सन। और ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। अगर 2 व्यक्ति एक ही फैमिली के मेंबर्स रहेंगे तो उस केस में वो रिलेटिव कहलाएंगे। फैमिली का मीनिंग लॉ में दिया गया है। फैमिली मीन्स देखो स्पाउस और चिल्ड्रन। प्रीडोमिनेंटली एक व्यक्ति की फैमिली होती है, स्पाउस और चिल्ड्रन, ठीक है। बट
अगर आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट, ब्रदर और सिस्टर आपके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है, डिपेंडेंट मतलब साथ में रह रहे हो, उनका खर्चा पानी आप दे रहे हो या वो व्यक्ति दे रहे, जैसे ए है तो ए के अगर पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है, ब्रदर और सिस्टर है, उसका खर्चा ए निकालता है तो डिपेंडेंट होगा ए के ऊपर, तो ये लोग भी रिलेटिव कहलाएंगे। तो इसका एक एनालिसिस देख लीजिएगा, एक व्यक्ति इंडिविजुअल, ठीक है, उसके स्पाउस और चिल्ड्रन वेदर डिपेंडेंट और नॉट, यहाँ पे डिपेंडेंसी वाली कंडीशन नहीं है, वो रिलेटिव है स्पाउस और चिल्ड्रन। बट अगर आप बात पेरेंट्स और ब्रो और सिस की करोगे या इसमें ग्रैंड पेरेंट्स की आप बात करोगे तो वहां पे डिपेंडेंसी होना जरूरी है रिलेटिव बनाने के, रिलेटिव ओनली इफ दिस आर डिपेंडेंट पर्सन। डिपेंडेंट मतलब उसका खर्चा पानी ये लोग दे रहे हैं या इनके घर पे रह रहा है तो उसको डिपेंडेंसी बोला जाएगा। तो ठीक है, विद दैट रिलेटिव की डेफिनेशन हो गई अपनी। तो ये दो कंडीशंस थी वैल्यू ऑफ सप्लाई, ट्रांजैक्शन वैल्यू बनाने के लिए दो कंडीशन, वो दो व्यक्ति सप्लायर और रिसिपिएंट रिलेटेड नहीं होने चाहिए, एंड प्राइस शुड बी द सोल कंसिडरेशन, मतलब सिर्फ पैसा मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा। ठीक, 15(1) ये बोलता है। देन 15(2) क्या बोलते हैं? 15(2) जबरदस्ती कुछ चीजें जो आप प्लानिंग करके मेन इनवॉइस में इंक्लूड नहीं करोगे, ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूड नहीं करोगे, उसका सेपरेट दिखा रहे हो बट फिर भी उसको वो ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूड करा रहा है, ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। दिस इज योर इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि इसी से आपके जितने भी समय वो बनने वाले हैं। और 15(3) रहेगा डिडक्शन ऑफ डिस्काउंट। ठीक है, कौन सा वाला डिस्काउंट रहेगा जो माइनस करना अलाउड है? जो वैल्यू ऑफ सप्लाई आएगी उसमें अगर आप कस्टमर को कोई भी डिस्काउंट देते हो उसको जनरली माइनस करते हैं अपन, बट गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगी कि आप कोई प्लानिंग ना कर लो, जैसे आप पक्के में दिखा रहे हो डिस्काउंट और कच्चे में पूरा पैसा ले रहे हो, ऐसी कोई प्लानिंग आप ना कर लो। इसका गवर्नमेंट ने इंश्योर किया है। डिटेल में तीनों सबसेक्शन को पढ़ते हैं। पहले वाले पे तो अपन ने पूरी बात कर ली, इसमें और कुछ बात करने लायक बचा नहीं है। सप्लायर एंड रिसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड वाली कंडीशन थी, प्राइस इज सोल कंसिडरेशन। तो इस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? ट्रांजेक्शन वैल्यू। मतलब हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं तो ट्रांजेक्शन वैल्यू का मतलब होता है जितने पे आपने ट्रांजेक्शन किया होगा, जितना आप डिक्लेयर कर रहे हो, डिक्लेयर्ड वैल्यू बोल सकते हो, जितने में सप्लायर है वो डिक्लेयर कर रहा है, इनवॉइस में डिक्लेरेशन होती है इस प्राइस को, मींस प्राइस एक्चुअली पेड या तो पे हो गया है या तो पेएबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 15(2) मोस्ट इंपॉर्टेंट, 15 सबसेक्शन 2 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंक्लूजन्स टू वैल्यू ऑफ सप्लाई। इंक्लूजन मतलब ये आप जनरली इसको अलग लेके रखे हो बट जीएसटी का लॉ आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई में इसको इंक्लूड करेगा। तो आपको एज अ स्टूडेंट क्या करना, जब आप वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करोगे ऊपर लिख लीजिएगा स्टेटमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। उसमें पहले आप ट्रांजेक्शन वैल्यू को लिख लो, फिर आप 15(2) एक हेडिंग डाल दो, उसके नीचे ये सारे एडिशंस आपको अलग से लेने पड़ेंगे अगर आपके क्वेश्चन में दिए रहेंगे, और रियल लाइफ में भी ऐसे ही होने वाला है। सबसे पहला रहेगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ये बात होगी कि सपोज से कि आपने एक ट्रांजेक्शन किया, एक सामान बेचा किसी को 1 लाख का, और गवर्नमेंट ने बोला उसमें मैंडेटरी एक्साइज ड्यूटी लगेगी। एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट ने बोला एक्साइज ड्यूटी लगेगी 10,000 रुपए, तो जीएसटी के लिए ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या रहेगी? 1,10,000। तो आप टैक्स कितने पे लगाओगे? 1,10,000 के ऊपर जीएसटी का रेट लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर सबसे इंस्टीट्यूट का फेवरेट जगह क्या है, वो ईडी नहीं बोलता, वो बोलते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस। ठीक है, तो 1 लाख का आप सामान बेच रहे हो और क्वेश्चन में दिया हुआ है म्युनिसिपल टैक्सेस, म्युनिसिपल टैक्सेस या लोकल अथॉरिटी टैक्सेस दिया रहेगा से 20,000। इसको जीएसटी का लॉ बोलता है 15(2) सबसेक्शन क्लॉज ए में कि भैया इसको आपको इंक्लूड करना अदर ड्यूटीज, जीएसटी के अलावा कोई और उस ट्रांजैक्शन पे अगर टैक्स लग रहा होगा तो वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड किया जाएगा। तो 1 लाख प्लस अगर लोकल अथॉरिटी टैक्स रहेगा तो उसको 1 लाख प्लस 20,000, तो ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या हो गई सर? 1,20,000 हो गई। इसको आपको ऐड करना है और 1,20,000 के ऊपर जीएसटी का कैलकुलेशन आएगा सर। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्टी पेमेंट 15(2) क्लॉज बी। थर्ड पार्टी पेमेंट, थर्ड पार्टी पेमेंट का मतलब ये होता है कि सप्लायर है, रिसिपिएंट है, सप्लायर एक सामान रिसिपिएंट को बेच रहा है, प्लस एक सप्लायर की कहीं पे लाइबिलिटी थी, सप्लायर की लाइबिलिटी थी से सप्लायर को पेमेंट करना था सी को। ठीक है, एक व्यक्ति है सी, उसको पेमेंट करना था। अब अगर सप्लायर उसको पेमेंट नहीं कर रहा है लेकिन रिसिपिएंट क्या कर रहा है, सप्लायर के बिहाफ पे रिसिपिएंट सी को पे कर दे रहा है, तो आप ये मानिए कि 1 लाख का सामान बेचा तो आर इसको 1 लाख दे देगा, रिसिपिएंट जो है वो सप्लायर को 1 लाख देगा, प्लस आर 20,000 दे रहा है सी को, किसके बिहाफ पे? एस के बिहाफ पे। तो आपको नहीं लग रहा कि ये भी तो कंसिडरेशन हुआ? अरे भैया मेरे बदले आप किसी और को दे के आ रहे हो, वो पैसा आप मेरे को ही देते, मैंने बोला आपके बाजू में रहता आप दे देना, तो भैया ये कंसिडरेशन है। ऐसी अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हो तो गवर्नमेंट ने वो प्लानिंग को काट दिया है और ये बोला कि अगर रिसिपिएंट सप्लायर के बिहाफ पे किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट करता है तो उस केस में उसको भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करना है। यहाँ पे भी प्लानिंग का स्कोप था। इसका एक एग्जांपल जो आपके आईसीआई मटेरियल में दिया हुआ है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्या पता एग्जाम में आ जाए, और एग्जाम में क्वेश्चन में ये पॉइंट रहते हैं। ठीक है,
तो एक छोटा सा एग्जांपल डिस्कस करते हैं। समृद्धि एडवर्टाइजर कॉन्सेप्चुअलाइज एंड डिजाइंड, ठीक है, डिजाइन मतलब ये सर्विस दे रहा है, तो ये आपका हो गया सप्लायर, पहले डिसाइड कर लो दिस इज सप्लायर, ठीक है। एडवर्टाइजिंग कैंपेन फॉर अ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च बाय न्यू मून, न्यू मून क्या रहेगा, रिसिपिएंट हो गया, ठीक है। सप्लायर समृद्धि, न्यू मून इज रेसिपिएंट फॉर कंसीडरेशन ऑफ, यहां पे एक पॉइंट मिसिंग है, यहां पे सपोज से 1 लाख रुपए आप ले लीजिए, ठीक है। फिर समृद्धि एडवर्टाइजर्स जो कि क्या है, अगेन सप्लायर है, ओड मतलब समृद्धि एडवर्टाइजर्स वाले को 20,000 रुपए किसको देना था, एक वेंडर को देना था, एक वेंडर को 20,000 रुपए ओड था, मतलब ही वॉज अबाउट टू पे बाय इट बट सर्विसेज जो इसने न्यू मून को दी होगी। सच लाइबिलिटी ऑफ समृद्धि एडवर्टाइजर्स वॉज डिस्चार्ज बाय न्यू मून, न्यू मून क्या है, रिसिपिएंट है, ये जो लाइबिलिटी सप्लायर की थी उसको किसने डिस्चार्ज कर दिया, रिसिपिएंट ने डिस्चार्ज कर दिया। तो देयर फॉर ट्रांजेक्शन वैल्यू यहाँ पे 1 लाख प्लस 20,000 को ऐड करके टोटल 1,20,000 बनेगा। तो जीएसटी किस पे कैलकुलेट होगा, 1,20,000 का 18% कैलकुलेट किया जाएगा सर, ठीक है। ये वाला पॉइंट कंप्लीट है। 15(2)(b इज कंप्लीट। 15(2)(c इंसिडेंटल एक्सपेंस, इंसिडेंटल मतलब आप जो सप्लाई कर रहे हो ना, सप्लाई से इंसिडेंटल, इंसिडेंटल में क्या होता है, डिलीवरी चार्जेस, ठीक है, लोडिंग अनलोडिंग, पेमेंट चार्जेस, पैकिंग चार्जेस, जितनी भी चीजें जिसका आप अगर सेपरेट कंसीडरेशन चार्ज कर रहे हो, किससे, रिसिपिएंट से आप सेपरेट कंसीडरेशन चार्ज कर रहे हो, तो उसको भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड किया जाएगा। आप बोल रहे हो मैंने माल 1 लाख का बेचा, लेकिन आप उससे अलग से 10,000 पैकिंग का ले रहे हो, 20,000 डिलीवरी का ले रहे हो, वो सब चीजें अलग अलग से अलग अलग हेड से ले रहे हो, ठीक है, मतलब आप प्लानिंग कर रहे हो। जनरली ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होना चाहिए था मेन ट्रांजैक्शन वैल्यू पे, पर आपने नहीं किया, तो गवर्नमेंट ने भी आपकी प्लानिंग को काट दिया है। इस केस में इंसिडेंटल एक्सपेंसेस की मैंने बाजू में लिस्ट भी देके रखी हुई है, ठीक। तो इसके अंदर रहेगा पैकिंग चार्जेस, लेबलिंग, डिजाइनिंग, लोडिंग, पेमेंट मतलब जो धर्म कांटे का जो पेमेंट नहीं करते अपन, वो सब चीजें, कूली चार्जेस, इंस्पेक्शन चार्जेस, इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग चार्जेस, और रॉयल्टी, वारंटी चार्जेस, धर्मादा, चैरिटी चार्जेस। कई कई कुछ कुछ जो सप्लायर्स है वो क्या करते हैं, अपने बिल में जोड़ देते हैं कि भैया हम गौ सेवा करते हैं, उसका भी पैसा मैंडेटरी कलेक्ट करेंगे, तो वो अगर वो भी रहेगा तो वो भी इस केस में आ जाएगा। फ्रेट शोन सेपरेटली, अगर आप फ्रेट मतलब जो डिलीवरी का किराया है ना, वो सेपरेटली शोन हुआ आपके इनवॉइस में, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। अब नेक्स्ट है प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, डिलीवरी के पहले का अगर इंस्पेक्शन हो रहा है तो इंस्पेक्शन के चार्जेस भी इसके अंदर आ जाएंगे। एनी अदर चार्जेस फॉर विच सेपरेटली चार्ज, अगर अलग से आप चार्ज करोगे कुछ भी और, तो वो आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू पे इंक्लूड किया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर डी, इंटरेस्ट। 15(2)(d इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनाल्टी फॉर डिले इन पेमेंट। पेमेंट को डिले करने के लिए अगर कोई पेनाल्टी, इंटरेस्ट या लेट फीस चार्ज करी जा रही है, तो उसको भी आपकी वैल्यू में ऐड करना है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा कि मोस्टली हर क्वेश्चन में रहता है ये वाला, और इसकी कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। इंस्टीट्यूट का कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है कि जैसे सपोज एग्जांपल 6,000 की पेनाल्टी चार्ज कर रहा है सप्लायर, सप्लायर रिसिपिएंट से लेट पेमेंट की पेनाल्टी चार्ज कर रहा है, 6,000 रुपीज आ रहा है, तो इंस्टीट्यूट क्या मान रहे हैं, 6,000 को इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस मान रही है। इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस का मतलब ये होता है कि इंस्टीट्यूट ये मान रही है कि ये 6,000 के अंदर बेस प्राइस भी है, मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई बेस प्राइस, प्लस इसके अंदर जीएसटी भी है, ऐसा इंस्टीट्यूट मान के चल रही है। तो इंक्लूसिव वाली फिगर को हमको वैल्यू में नहीं लेता, बट हमको एक्सक्लूसिव वाली फिगर को लेना पड़ेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर। तो 6,000 को हमको इंक्लूसिव, अगर इंस्टीट्यूट बाय डिफॉल्ट अज्यूम कर रही है, मतलब जीएसटी इसके अंदर घुसा हुआ है, ठीक है, तो घुसा हुआ जीएसटी है, तो उसको निकालो और उसका बेस प्राइस लेके आओ। तो इसके लिए सपोज 6,000 को मानो जीएसटी इंक्लूड करके हुआ, तो सपोज परसेंटेज वाइज ये हो गया 100 प्लस जो भी रेट ऑफ टैक्स रहेगा, रेट ऑफ टैक्स अज्यूम करते कि अगर 18 रेट ऑफ टैक्स है, तो यहाँ पे आप 18 कर दोगे, इंटू आप 100 कर दोगे ना, तो ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, ये आपका एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स हो गया। एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स मतलब क्या हुआ कि 6,000 में हम मान के चल रहे हैं कि जीएसटी भी इंक्लूडेड है और ट्रांजैक्शन वैल्यू भी इंक्लूडेड है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या जीएसटी के पहले का स्टेप है। तो इस केस में आप क्या करते हो, 6,000 को बिफोर टैक्स, ठीक है, बिफोर टैक्स कैलकुलेशन कर देते हो, और उसके बाद करना है अपने को ऐड कर देना रहेगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर ऐड करना रहेगा। और इंस्टीट्यूट ये बाय डिफॉल्ट मान रहा है कि 6,000 जो है वो आपका इंक्लूसिव ऑफ
टैक्स रहेगा तो जीएसटी उसके अंदर से हटाना है, तो जीएसटी हटाने का तरीका ही है। 6,000 को अज्यूम किया जाएगा 100 प्लस रेट पे, रेट अगर 12 रहा क्वेश्चन में तो आप 18 की जगह आप 100 प्लस 12 कर लोगे, इंटू 100 कर लो, तो ट्रांजैक्शन वैल्यू निकल आएगी। जो ये वाली वैल्यू निकल के आएगी ना, इसको आप ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड कर दोगे वैल्यू ऑफ सप्लाई वाले स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज सब्सिडीज। सब्सिडीज अगर प्राइस से लिंक्ड कोई भी सब्सिडी है, प्राइस से लिंक्ड अगर कोई भी सब्सिडी रही और अदर देन गवर्नमेंट से मिल रही है, अदर देन गवर्नमेंट से बोल रहा हूं, गवर्नमेंट के अलावा किसी से भी मिल रही होगी, तो वो आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड की जाएगी। आई रिपीट, अगर सब्सिडीज किसी और से मिल रही है अदर देन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सब्सिडी मिलेगी, और गवर्नमेंट दो ही होती है, सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट और एसजी स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों से अगर सब्सिडी मिलेगी तो उसको आप वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड नहीं करेंगे। बट अदर देन गवर्नमेंट, किसी लोकल अथॉरिटी या किसी आपकी एनजीओ ने अगर आपको यहाँ पे दिया, तो आपको उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड कर देना है, ठीक। तो ये 5 पॉइंट हो गए थे। सबसे पहला पॉइंट है टैक्सेस वाला, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। दूसरा पॉइंट रहेगा थर्ड पार्टी पेमेंट, रिसिपिएंट सप्लायर के बिहाफ पे किसी और को पेमेंट कर दे रहा है, उसको भी आप ऐड कर दो। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस की पूरी लिस्ट दिए, देख लेना। इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनाल्टी इन पेमेंट, डिले इन पेमेंट की अगर ये सब फीस चार्ज की जा रही है, तो इस पे बस आपको ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट स्पेशल ध्यान रखिएगा कि इंस्टीट्यूट मान के चलता है कि जो भी पैसा आ रहा है इसका कोई रीजन नहीं, एम्बिग्विटी है, ठीक है। तो जो भी पैसा आ रहा है, अपने एग्जाम्पल में 6,000 था, 6,000 आया था, इंस्टीट्यूट मान लिया इसमें टैक्स भी शामिल है, टैक्स को हटा दो, डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट कर दो, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, इससे आपका एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स बन जाएगा। और ये जो आंसर आएगा इसको आप वैल्यू सप्लाई में जोड़ दीजिएगा। फिर सब्सिडी अगर आपको अदर देन गवर्नमेंट से मिल रही है, गवर्नमेंट के अलावा किसी और से मिलेगा, तो उसको आपको इंक्लूड करना है। बट अगर ऐसा लिखा हो क्वेश्चन में कि सब्सिडी हमको सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है या स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, तो आप उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट वाला पॉइंट इसके अंदर। नेक्स्ट 15 सबसेक्शन 3, ये ऐड की बात नहीं कर रहा है सर, ये डिस्काउंट माइनस करने की बात कर रहा है। तो इसमें वो कंडीशन लगाएगा कि कौन सा डिस्काउंट अलाउड है टू बी सब्सट्रैक्टेड और कौन सा डिस्काउंट अलाउड नहीं है। तो ग्रीन में जो लिखा हो वो डिस्काउंट अलाउड टू बी माइनस करना अलाउ करने दे रहा है, उसके अंदर दो टाइप का रहेगा। अगर आपका डिस्काउंट डिसाइडेड था, आपने डिस्काउंट दिया है बिफोर, या तो एट द टाइम ऑफ सप्लाई, सप्लाई देने के समय, सामान बेचने के समय, इनवॉइस जनरेट करने के समय अगर आप उसको डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो आपका अलाउड है। बट अगर सप्लाई हो गया, सप्लाई के बाद दे रहे हो, तो वो एक ही कंडीशन में अलाउड है, जब आपने उसको एग्रीड किया था, पहले से वो एग्रीड था। अब सर पहले से एग्रीड करने का हिंट कहाँ से मिलेगा? क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखा हुआ है कि फ्लैट सेल चल रही है 10% की, तो बाहर बोर्ड लगा दिया मतलब पहले से एग्रीड हो गया। या तो जब आप उसका बिल बना रहे हो उस समय आपने एग्री करा लिया है, तो उस समय ये वाला एग्रीड बिफोर कहलाएगा। तो बिफोर एग्रीड है लेकिन डिस्काउंट दे सप्लाई के बाद रहे हो, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा कि ये डिस्काउंट अलाउ हो जाएगा, ठीक। और अगर बाद में दे रहे हो और एग्री नहीं किए थे एट द टाइम और बिफोर सप्लाई, तो वो आपका क्या होगा, डिस्काउंट अलाउड नहीं माना जाएगा। इसके अंदर अलग अलग डिस्काउंट है। स्टैगर्ड डिस्काउंट का मतलब होता है वॉल्यूम डिस्काउंट, इतना खरीदोगे तो इतना डिस्काउंट, और क्वांटिटी ज़्यादा खरीदोगे तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट। पीरियोडिक ईयर एंड डिस्काउंट होता है। और सेकेंडरी डिस्काउंट मतलब बाद में अगर कोई सीडी दे रहे हो कैश डिस्काउंट, तो वो अलाउड नहीं होता है, ठीक है। तो विद दैट अपना वैल्यूएशन वाला टॉपिक खत्म होता है। आप 4 से 5 क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट के मटेरियल में दिए हुए हैं उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो इससे आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई बहुत इजी टॉपिक है, एक्सट्रीमली इजी टॉपिक है, वो खत्म हो जाएगा। एक और डेफिनेशन बची है मनी की। मनी इंक्लूड्स इंडियन लीगल टेंडर, मतलब जो हमारी करेंसी है वो फॉरेन करेंसी, चेक, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, ट्रैवलर चेक, मनी ऑर्डर, पोस्टल इलेक्ट्रॉनिक मींस एनी अदर इंस्ट्रूमेंट जो कि आरबीआई रिकॉग्नाइज कर दे। ये सब मनी की डेफिनेशन में कब होता है, मतलब एग्जॉस्टिव डेफिनेशन दिया गया। तो विद दैट अपना वैल्यू ऑफ सप्लाई का टॉपिक खत्म होता है। इसके 4-5 क्वेश्चन आपको अलग से प्रैक्टिस करने रहेंगे, तो आपका पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। छोटा सा है और इसमें सिर्फ 3 ही सबसेक्शन रहेंगे। 3 में सेकंड वाले पे बहुत रिलाई करिएगा, सेकंड वाले पे 15(2) के अंदर जो 5 पॉइंट है ABCD, उसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। इंस्टीट्यूट में 4-5 क्वेश्चन दिए हुए और पास्ट एग्जाम में भी 4-5 क्वेश्चन है, टोटल 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। आपके शॉर्ट फुल मार्क्स है और एकदम ईजी है, सिर्फ 4-5 पॉइंट ही तो है इसके अंदर। तो चलिए विद दैट अपना ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो पे। चलिए बाय एवरीवन, टेक केयर।